हेलो छात्र, भौतिकी गुरुकुल चैनल पर आप सभी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। भौतिकी गुरुकुल ने यह ठाना है सभी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा देकर 100% अंक दिलाना है। धन्यवाद। भौतिकी गुरुकुल चैनल की तरफ से अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान यानी कक्षा 9 के छात्रों के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, ठीक है। दूरी और विस्थापन के बाद अब आ जाता है हमारा समय के अनुसार गति। दो प्रकार की होती गति के प्रकार। समय के अनुसार गति क्या हो गई? दो प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की? समय जहाँ बेस्ड होगा, समय से कुछ संपर्क होगा, उसका समय के ऊपर डिपेंड होगा या आधारित होगा, उसके आधार पे, समय के आधार पे हम गति को दो तरीके से समझ पाते हैं। पहला है एक समान गति, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं ना? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या है? असमान गति। असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये है क्या? ये तो आपने देखा कि ये समय बेस्ड है, समय पे आधारित है। इस नाते समय के आधार पर लिखा है कि समय के अनुसार गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति, दूसरा असमान गति। अब हम देख लेते हैं कि एक समान गति होती क्या है। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। यानी आपने देखा कि जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसे वस्तु की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, तो उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया है पहले घंटे में, यानी कोई गतिमान वस्तु है जो पहले घंटे में, ठीक, या पहले घंटे में यहाँ लिख दिया गया है वाहन या गाड़ी है कोई, ठीक, पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तथा दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तथा तीसरे घंटे में भी वो 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। वही आपने परिभाषा लिखा है कि समान समय अंतराल। तो समय अंतराल कितना था? 1 घंटे का। समय अंतराल कितने का है? 1 घंटा यहाँ है, फिर 1 घंटा यहाँ है, फिर अगला तीसरे घंटे, यानी वो भी 1 ही घंटे है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 50 और 50 का। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय हो रही है तो ऐसे गति को हम एक समान गति कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखा कि हर घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वाहन। ठीक, तो वस्तु की गति को एक समान गति कहेंगे। चलिए, अब यहाँ यदि दूरी और समय में हम ग्राफ के बीच अगर खींचे इसको, ठीक, तो यदि दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचे तो इस दूरी समय ग्राफ, तो इसे क्या कहते हैं? दूरी समय ग्राफ कहते हैं। यानी दूरी और समय में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, यानी उनमें कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे हम रेखांकित करेंगे, चित्र में कैसे बनाएंगे, उसी को एक तरफ दूरी लेते हैं एक एक्सिस पे और दूसरी एक्सिस पे समय लेते हैं। तो इनके उसके अनुसार कैसे कितना पथ तय हो रहा है समय के अनुसार, वो जो प्लॉट होता है, जो ग्राफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी समय ग्राफ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखिए पहला चित्र है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कि आप उधर सीख के आए होंगे कि
चतुर्थांश या एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो वैल्यू हमको जानकारी होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वैल्यू जानकारी होती है जिस चीज़ की उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और उस वैल्यू के आधार पे जो वैल्यू मिलती है, जो मान मिलता है, उसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो ये आपका रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। इस पे हमने समय दिखाया सेकेंड पे, ये दूरी है मीटर में। अब यहाँ देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये कंडीशन लेते हैं पहले सेकेंड में पहला, या पहले मीटर की दूरी, या पहले मिनट में पहला मीटर, फिर दूसरे मीटर में ये, यानी इस तरह से अगर ये ग्राफ करते हैं, खींचते हैं, तो ये एक आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक हमेशा स्क्वायर मिलेगा, वर्ग मिलेगा। यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमेशा अगर सेम है तो ये कहा जाएगा जो वाहन या जो भी वस्तु की गति है समय दूरी समय ग्राफ में, वो एक समान गति, यानी एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। फिर दूसरा ग्राफ आपको ये भी दिख रहा है, ठीक, दूसरा ग्राफ आपको ये भी दिख रहा है। यहाँ भी एक्स एक्सिस पे उसी तरह से समय लिया गया है, दूरी लिया गया है। लेकिन यहाँ अब इसमें देखे थे आपकी ये वस्तु जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, ठीक, मतलब जहाँ से एक्सिस शुरू होता है वहाँ की स्थिति से ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी। लेकिन यहाँ जो ग्राफ देख रहे हैं ये ओ पॉइंट से अगर हम यहाँ कंसीडर करते थे कि वो है, तो यहाँ अगला पॉइंट है ओ डैश, तो या ओ, तो ओ से स्टार्ट ना हो करके जहाँ पे एक्स और वाई की दोनों कोऑर्डिनेट शून्य से, और यहाँ पे क्या है दूसरे ग्राफ में देखें कि पहले से वस्तु कोई, यानी चालित वस्तु वाहन जो है, जो चलने वाली है, अगर पहले से कुछ दूरी तय कर ली है, जब समय यानी वाई एक्सिस पे कुछ रास्ते पे चल गई थी, तब वहाँ से हम ग्राफ खींचना स्टार्ट किए। इस नाते समय यहाँ 0 था, लेकिन कुछ दूरी तय कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने स्टार्ट किया तो सेम उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा लिखती है, तो ये भी एक समान गति का एक ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ, ठीक। ये तो था एक समान गति के लिए। अब आ जाता है दूसरा, आपने पढ़ा असमान गति। क्या पढ़ा आपने? असमान गति। तो असमान गति का परिभाषा क्या होगा, यानी सेम उसी तरह से थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे आप, कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति क्या होगी? असमान गति है। कैसे? फिर से देख लीजिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसे वस्तु की असमान गति कहते हैं, ठीक, असमान गति कहते हैं। अगर हम जैसे देखें तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे देखेंगे तो क्या होगा, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ लिखा है कि कोई वाहन या गाड़ी पहले घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी करती है, और तीसरे घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने की? 18 किलोमीटर की दूरी, यहाँ लिखे है ना, 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब ये क्या हो गया कि मतलब समय तो सेम था, समय अंतराल था, जितने का समय अंतराल सब में था, सारी दूरी में 1 घंटे के समय में दूरी हम मापे हैं। तो एक पहले घंटे में, यानी पहले घंटे में 1 घंटे में 15 किलोमीटर, दूसरे घंटा जब चलने लगा अगला 1 घंटे में तो 20 किलोमीटर दूरी तय की, अगला घंटा में कितना? 18 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ बात क्लियर है कि समान समय अंतराल तो है, बट दूरी अलग अलग तय हो रही है। इसका मतलब कभी उसकी चाल बढ़ रही है, कभी घट रही है। इसका तब ऐसे वाहन के चाल को हम क्या कहते हैं? असमान गति। अब इसमें भी जैसे समान गति में आपने दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा था, सेम उसी तरह से यहाँ भी दूरी समय ग्राफ
बना लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, पहला देख लीजिए इस तरह का है कुछ कि सेम उसी तरह से लेंगे कि इधर एक्स एक्सिस पे समय ले लेते हैं सेकंड में और दूरी लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक, अब देखिए कि यहाँ ये दूरी, कभी दूरी बढ़ रही है तो कभी समय बढ़ रहा है। यहाँ ये स्थिति था कि समय कम है दूरी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आपने खत्म किया कि दूरी कम तय की लेकिन समय ज़्यादा ले लिया है। फिर अगली स्थिति यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ समय कम लिया यहाँ के अपेक्षा, यहाँ फिर यहाँ पे क्या हो गया, दूरी ज़्यादा तय कर ली। यानी डिफरेंट समय में, या ये लिख लीजिए कि अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये दूरी समय समान है लेकिन दूरी डिफरेंट तय हो रही है तो ये असमान गति हो गई। उसी तरह से दूसरे वाले में देख लीजिए आप, दूसरे वाले में देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा ग्राफ देख लेते हैं तो यहाँ क्या होगा बेटा, दूसरा और तीसरे ग्राफ में, दूसरे और तीसरे ग्राफ में यहाँ देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन समय क्या हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग दूरी ज़्यादा तय हो रही है। कभी पहले सेकंड में या पहले घंटे में कितना हो गया, दूसरे घंटे में कितना हो गया, तीसरे घंटे में क्या हो गया। यानी सबका डिस्टेंस अलग अलग है इस वाई एक्सिस पे, यानी अलग अलग दूरी तय हो रही है समान समय अंतराल में। सेम उसी तरह से इसमें भी है, देख रहे हैं। ये इस तरह का उसका उल्टा ये हो गया, यहाँ समय बढ़ रहा है और दूरी कभी बढ़ रही है कभी घट तो नहीं रही है, बट घटने की स्थिति में है कि दूरी धीरे धीरे कम तय हो रही है, समय वही है, ठीक है ना। यानी उसका गति जो होती है वो क्या होगी, घटने लगी। तो ये जो ग्राफ आपने देखा है दूरी समय ग्राफ, ये असमान गति के लिए इस तरह से ग्राफ खींचे जाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके बाद, तो गति के बाद गति हम मेज़र कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे, उसमें बात आती है चाल और वेग क्या होता है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जिस तरह से कभी चाल यहाँ समान समय अंतराल में, यानी समय बढ़ रहा है दूरी समय वही है, दूरी ज़्यादा तय हो रही है, तो इसका मतलब कि चाल बढ़ गई। और इस वाले में देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है दूरी कम तय हो रही, इसका मतलब कि यहाँ समय ज़्यादा हो रहा है तो उसकी चाल घट रही है। तो चाल, पहले हम लोग चाल और वेग देख लेते हैं कि चाल और वेग होता क्या है आगे। अभी तो गति के बारे में हम लोग को जाना, और इसके बाद देख लेते हैं कि चाल और गति क्या है, ठीक। तो एक बार से पूरा वीडियो शेयर कर देते हैं हम लोग पूरे पेज का, ताकि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग तो चाल और दूरी पे, ठीक। तो यहाँ चाल तथा वेग, स्पीड अंग्रेजी में कहते हैं चाल को, और वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो चाल क्या है, चाल की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किसी भी दिशा में पथ की लंबाई तय करेंगे तो वो दूरी होगी, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो चाल v बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बटे समय या चली गई दूरी को यहाँ यश से दिखाएंगे, और समय अंतराल यानी t, यानी आ गया चाल v बराबर यश अपान t, ठीक। मात्रक क्या होगा, यश होगा दूरी। अगर इसको मीटर में मापते हैं या SI सिस्टम में तो मीटर, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ लिखा गया SI प्रणाली में मीटर पर सेकंड। और अन्य मात्रक भी होते हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब वेग देख लेते हैं, वेग क्या होता है, वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में क्या होगा बेटा, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी किसी वस्तु द्वारा, या तो कह दीजिए कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी
को वेग कहते हैं। ठीक, या अगर निश्चित दिशा नहीं लगाते तो विस्थापन की बात करना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। इस नाते लिखा गया कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे v के ऊपर एक एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं, वो उसका डायरेक्शन शो करता है। ठीक है ना। v के ऊपर एरो क्यों लगाते हैं? एरो यानी तीर, तीर इस नाते लगाते हैं कि जो राशि को प्रदर्शित कर रहा है वह एक वेक्टर राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों v से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग v बराबर हो गया विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी विस्थापन यानी यहाँ दूरी का डिफरेंस होता है, अंतिम बिंदु माने प्रारंभिक बिंदु, इस नाते लिखा गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा। तो ये हो गया वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक, इसके बाद उस दोनों में अंतर देख लेते हैं। इसका मात्रक वही होगा जो चाल का था ना, मीटर पर सेकेंड एसआई में, एसआई पद्धति में। इसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में। ठीक, अब ये देख लेते हैं दोनों में अंतर, चाल एवं वेग में अंतर क्या है, तब तो हम समझ पाएंगे कि कैसे क्या अंतर है। नहीं तो परिभाषा के द्वारा, तो पहले तो परिभाषा ही लिख सकते हैं एक अंतर, दोनों की अपनी अपनी। इसके बाद मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, उससे हट के मैंने तीन अंतर आपको बताया, गिना देते हैं। ठीक है ना। ये पहले एक तरफ चाल आपने लिखा, वेग और एक तरफ वेग लिखा, ये अंतर लिखने का सही तरीका है। ठीक है ना। तो यहाँ पहली चाल में लिखते हैं यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और वेग में क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। अगला है यानी नेक्स्ट अंतर क्या है, चाल वस्तु के वेग के परिमाण के बराबर होती है। चाल जो है वस्तु के वेग के परिमाण या उससे अधिक हो सकती है। चाल जो है वस्तु के वेग के परिमाण के बराबर होती है या वेग से अधिक हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, वेग का क्या कंडीशन होता है, किसी भी वस्तु का वेग वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग जो है वस्तु की चाल से अधिक नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बराबर हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। अगला अंतर है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। ये अंतर थे, एक अंतर सिर्फ दोनों का परिभाषा लिखा जा सकता है। तो आपके पास 4 अंतर गिनाने के लिए हो जाएंगे। और ये जो है होम एग्ज़ाम में जब परीक्षा होता है तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाल और वेग में अंतर लिखने के लिए 2 से 3 नंबर का आता है आपका। ठीक, अब हम चाल और वेग के प्रकार देख लेते हैं। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड्स, टाइप्स ऑफ स्पीड्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड में चाल कई प्रकार की होती है, यहाँ गिनाया गया है कुछ। एक समान चाल, दूसरा है असमान या परिवर्ती चाल, असमान चाल या परिवर्ती चाल, तीसरा है औसत चाल, चौथा तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। अब हम इसको अलग अलग बारी बारी से देख के परिभाषित कर लेते हैं और जान लेते हैं। इसे बेटा बेस है, अगर ये जान दोगे आप तो विधिवत आगे 11th में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ फिर से 11th में यही सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। तो जैसे पहले लिख लेते हैं एक समान चाल, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, तो एक समान चाल की परिभाषा क्या होगी, यानी यदि कहा जाए कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान
चाल कहलाती है। ठीक है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो वस्तु की चाल कैसी होगी, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है ना। असमान चाल, वेरिएबल स्पीड, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु या कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है या भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल, थोड़ा वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक, यहाँ से पीछे एकदम सिर्फ जैसे गति में पढ़े थे वही चीज़ आ गई है, सिर्फ चाल जुड़ गया है वहाँ पे। इसी नाते एग्जाम्पल वो उधर पुराना वाला ही काम करेगा उदाहरण। तो अगला है औसत चाल। ये चाल के प्रकार में देख रहे हैं आप। औसत चाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज स्पीड। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बराबर न्यूमेरिकल मिलता रहेगा इस पर कि औसत चाल का मतलब होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लिया गया समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी यानी तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है ना। तो ये था अभी आपका चौथा है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो तब तक इस पूरे वीडियो को एक बार शेयर कर देते हैं ढंग से, ताकि आप लोग उसका नोट्स बना सको प्रॉपर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा। ठीक है, अब चौथा हम लोग देख लेते हैं चाल के प्रकार, यानी तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल में क्या होता है बेटा, तात्कालिक चाल है। ठीक है, यहाँ आपका तात्कालिक चाल है। तात्कालिक चाल में क्या होगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब कि क्षणिक यानी प्रेजेंट टाइम में तुरंत उसकी स्पीड क्या है वो मेजर करता है, उसको हम तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। यानी किसी निश्चित क्षण अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु के विशेष समय पर या किसी हर पल के चाल को हम तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल यू से लिखते हैं, ये लिखा जा रहा है LIM लिमिट। क्या लिखा जाता है बेटा, लिमिट। जैसे कि फार्मूला कैसे आ गया आपका, ये हो गया आपका फार्मूला तात्कालिक चाल U बराबर लिमिट LIM, लिमिट पढ़ते हैं इसको, ये डेल्टा S अपान डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जो समय अंतराल है वो 0 को तो टच करने का प्रयास कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, यानी बहुत सूक्ष्म समय है, बहुत छोटा समय है। और उस छोटे समय में चली गई छोटी दूरी का अनुपात ही क्या है, तात्कालिक चाल है, जिसको और दूसरे तरीके से 11th में आप पढ़ेंगे, उसमें वहाँ लिखा जाता है DS अपान DT। ठीक है, तो तात्कालिक चाल के बाद आ जाता है यहाँ। अब तात्कालिक चाल कैसे नापेंगे, वो जैसे हमारे स्कूटर में है, बस में है, सामान्य तरीके से जो स्पीडोमीटर बना होता है, वो जो कार, स्कूटर, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता है, हर क्षण का उस क्षण का वाहनों की तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। यानी स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या बताता है बेटा, तात्कालिक चाल यानी प्रेजेंट में कितने स्पीड से चल रही है वो बताता है। ठीक, स्पीडोमीटर जो हमारे बाइक में, बस में या कार वगैरह में लगा होता है, जिसे देख के आप जान जाते हो कि हमारी कार कितने स्पीड में चल रही है।
अब इसके बाद आता है वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये भी कई प्रकार के होते हैं चाल की तरह, जैसे एक समान वेग है, असमान वेग है, औसत वेग है, तात्कालिक वेग है और सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा ये पड़ गया है, यहाँ पे एक समान चाल था, असमान चाल था, तो यहाँ एक समान वेग है, असमान वेग है, औसत वेग है और तात्कालिक वेग है एवं सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग है। तो एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक, यानी किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसके वेग को हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, और असमान वेग कर लेते हैं। सेम उसी तरह से कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु का वेग क्या होता है? असमान वेग कहलाता है। ये सिर्फ परिभाषा ही है। असमान वेग में यहाँ यानी डिफरेंट दूरी तय करेगी। ये जैसे कि उधर आपने देखा था समान वेग और असमान वेग या चाल में सेम उसी तरह से है। यहाँ निश्चित दिशा लग गया है, वहाँ दिशा नहीं होता क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है, इसकी वजह से। ठीक, परिभाषा की बात है यहाँ पे, ठीक है ना, कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उसके वेग को हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। ठीक, अब आ जाता है बात औसत वेग। औसत यानी एवरेज वेलोसिटी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन एवं कुल विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? औसत वेग। औसत वेग, जैसे उसमें औसत चाल निकला आपने, इसी तरह से यहाँ क्या है? औसत वेग है, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन में लिए गए कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे बेटा? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग v इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समय, या दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो हम औसत वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत वेग। ठीक है ना, औसत वेग। ठीक, औसत वेग v इक्वल प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका जैसे पहले 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है, कुछ समय बाद कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चलने लगी, तो उसका औसतन कुल दूरी तय करने में किस औसत चाल से या किस औसत वेग से वो दूरी तय की, तो वहाँ क्या होगा? कुल वेग बटे जितने तरह से कितना वेग से वो पूरी दूरी तय की, सबको जोड़ करके उतने का भाग दे देते हैं। जैसा आपने लिखा कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस तरह से हम निकाल लेंगे औसत वेग। ठीक, क्या निकाल लेंगे? औसत वेग। ठीक, औसत वेग निकाल लेते हैं। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा आ जाता है आपका तात्कालिक वेग। क्या जाएगा? तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग में देख लेते हैं हम लोग क्या होगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, ये इंस्टैंटेनियस का मतलब अत्यंत सूक्ष्म समय में यानी बहुत अल्प समय में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग कहते हैं। यानी अल्पतम
समय में अल्पतम विस्थापन के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, तात्कालिक वेग कहते हैं। यानी तात्कालिक वेग v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, जैसे उसमें आप लिखे थे LIM यानी लिमिट डेल्टा एस अपान डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी समय अंतराल का जो डिफरेंस है अल्पतम इतना कम है कि 0 तो नहीं है लेकिन 0 के छूने का प्रयास, यानी बहुत छोटा समय है। और उस छोटे समय में छोटा विस्थापन, यानी एरो लगने का मतलब हो गया कि यस यहाँ विस्थापन है तो छोटा समय में छोटा विस्थापन हो रहा है, उस अनुपात को हम क्या कहें, तात्कालिक वेग कहें, या ds एरो अपान dt हो जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है सापेक्ष वेग की। किसकी बात आ जाती है बड़ा, सापेक्ष वेग की। ठीक, सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग के, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब यहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष में बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ हमेशा दो वस्तु होगी या दो वाहन होंगे जब एक साथ गति कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो दो वाहन का मतलब यहाँ हो गया कि जब दो वस्तुएं क्या होगी, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, यानी सापेक्ष वेग या निरपेक्ष वेग निकालने के लिए कम से कम दो गतिमान वस्तु होनी चाहिए, दोनों का स्टार्टिंग समय एक ही है और स्टार्ट किए एक 10 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से, एक 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं। तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि दो वस्तुएं एक ही समय पे चलना स्टार्ट की हैं लेकिन दोनों का वेग डिफरेंट है, अलग अलग है। तो पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। अब बात आती है निरपेक्ष की, या तो फिर से नहीं समझता तो देख सकते हैं, आपने लिखा है कि वह पहले वस्तु भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है तो एक वस्तु के सापेक्ष या पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक, अब दूसरी बात आ गई निरपेक्ष वेग की। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट का मतलब कि दोनों वस्तुओं में से दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक तो स्थिर है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तथा दूसरी वस्तु गतिमान है। दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, दूसरी वस्तु गतिमान है। ठीक है, दूसरी वस्तु गतिमान है तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। यदि दूसरी वस्तु गतिमान है, पहली वस्तु स्थिर है, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या होता है, निरपेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है ना, ये तो सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग का परिभाषा था। अभी वेग के प्रकार में आपने देखा कि ये वेग 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना, और पांचों का अलग अलग तरीके से परिभाषा उदाहरण आपने देखा। अब बात आ जाती है औसत चाल एवं औसत वेग, दोनों आपने देखा, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग कि औसत चाल कैसे हम जान पाते हैं, औसत वेग कैसे जान पाते हैं। हमारा दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि कैसे, दोनों तो लगभग एक ही चीज़ें हैं लेकिन कैसे, तो इस नाते हम अंतर लेके आ गए हैं बेटा औसत चाल एवं औसत वेग में। ठीक है ना, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब उसको जानने के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना रखा है, वो क्या है आपका, ये एक घर है इसमें एक लड़का है, ठीक, और दूसरा ये है स्कूल है। घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो पहले यहाँ से लड़का जा रहा है, यानी स्कूल जा रहा है, और जाने में समय कितना लेता है बेटा, 30 मिनट। जाने का समय, घर से स्कूल जाने का समय कितना है, 30 मिनट लगता है। तो सेम उसी तरह से स्कूल से घर आने में भी, वापस लौटने में उसको 30 मिनट लग रहा है। तो कुल दूरी कितना, औसत
चाल निकालने के लिए आपने पढ़ा कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो जाने और वापस आने में तय किए गई कुल दूरी लड़के द्वारा कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर ना। कितना हो गया आपका वो 6 किलोमीटर ना। 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर आने का, दोनों मिलकर कितना हो गया 6 किलोमीटर ना। ये तो कुल दूरी आ गई। और इसी तरह से आने एवं जाने का कुल समय निकाल लेते हैं। आने एवं जाने का कुल समय, तो 30 मिनट जाने में लेता है, 30 मिनट आने में भी लेता है, मिल करके कितना हो गया सब 1 घंटे, मिलके कितना हो गया सब 1 घंटे। अब निकालते हैं हम औसत चाल बेटा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी अभी आपने निकाला 6 किलोमीटर, कुल समय आपने निकाला 1 घंटा, यानी 6 बटे कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ km किलोमीटर है, h पर आवर यानी घंटा। ठीक, अब ये तो आ गया औसत चाल, कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत वेग निकाल लेते हैं। तो पहले हमको विस्थापन निकालना होगा ना, क्या निकालना होगा, विस्थापन निकालना होगा। तो विस्थापन इक्वल टू अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु ना। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो अंतिम बिंदु वापस लौटा है तो घर ही आया, और प्रारंभिक बिंदु भी घर से जाता है, तो घर माइनस घर क्या हो जाएगा 0। यानी अब विस्थापन यहाँ पे क्या हो गया 0, क्योंकि घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आ गया, तो दोनों अंतिम और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या हो गए बेटा एक ही हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में औसत वेग हो गया कितना, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी कुल विस्थापन आपने निकाला 0 और कुल समय ऊपर निकाला था 1 घंटा, तो क्या आ गया 0। यानी औसत वेग यहाँ 0 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आप अंतर देख पा रहे हैं औसत चाल और औसत वेग में। इसका मतलब कि औसत चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती और औसत वेग शून्य हो सकता है। ठीक है ना। उसी तरह से कि औसत चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन औसत वेग निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, इस नाते औसत वेग भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक, अब हम इसी प्रकार लेते हैं कि कोई सर्कुलर है, अगर वृत्तीय पथ पे वो कर रहा है, इसी प्रकार कोई वृत्त है r त्रिज्या का, वृत्तीय पथ पे वो चल रहा, तब औसत चाल कितना हो जाएगा, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक साइकिल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि में एक साइकिल पूरा करने में अगर लेते हैं तो पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी ले रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय 2πr बटे टी, यानी औसत चाल कितना हो गया 2πr बटे टी। ठीक, तो r जहाँ वृत्त की त्रिज्या है, टी क्या है कुल समय है, और औसत वेग कितना होगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं आएगा, तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, तो 0 बटे कितना हो जाएगा टी, यानी क्या आ जाएगा औसत वेग 0 हो जाएगा। औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सापेक्ष वेग या औसत चाल एवं औसत वेग में अंतर। अब यहाँ वेग बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, तो इसके आगे वाला टॉपिक आएगा। ठीक है ना, इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे।